बढ़िया स्टूडेंट, आज एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम में। अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए। जैसा कि आपको पता है, अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले हमने रेशियो देखा, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर बात आई गुडविल की। गुडविल के मेथड्स कौन कौन से मेथड है, प्रीमियम मेथड है, मेमोरेंडम मेथड है, मिक्स मेथड है। उस पर हमारी वीडियो बनाई, आपको मेथड समझाया, ठीक है। और गुडविल की कुछ प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन वो समझाया। कहने का मतलब यह है कि हम पूरे वीडियो को लेकर चल रहे हैं आपके टॉपिक के साथ साथ। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं। यह ऐसा टॉपिक है कि कोई भी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन यदि हम शुरू करते हैं तो उसमें इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न केवल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए ज़रूरी है, बल्कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी हमें इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए कि हमारा बेस है। तो उस टॉपिक की जिक्र करते हैं, बताते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्यों करते हैं, किसका रिवैल्यूएशन करते हैं। जैसा कि पता चल रहा है, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हम रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम इनका रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको पता है कि एमसीक्यू आएंगे हमारे पास, तो हर टॉपिक जो भी आप करते हैं उसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप इसको समझते चलें, हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहली बात होती है कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अपना टॉपिक चल रहा है। जब भी कोई पार्टनर फर्म में नया आ रहा है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके आने के समय हमारी ऑलरेडी जो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनी हुई है, उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया जाए। ठीक है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है वो होती है उनकी बुक वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं हम, बुक वैल्यू। चाहे वो एसेट्स है चाहे वो लायबिलिटी है। ठीक, अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती है। दोनों ही बातें हो सकती हैं समय बीतने के साथ साथ। तो यदि एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू और एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन, अभी मैं न्यू पार्टनर एडमिशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपना एडमिशन का ही टॉपिक चल रहा है, हम इनकी मार्केट वैल्यू से इनको कंपेयर करते हैं। मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आता है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको नया पार्टनर सफर क्यों करे। वो तो जिस दिन आया है उस दिन आपकी एसेट लायबिलिटी की जो वैल्यू है उसी को लेकर के चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करें और एक अकाउंट बनाएं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। सबसे पहली बात, नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब आपका 1 नंबर का एमसीक्यू तैयार हो गया। आपसे पूछ लिया जाए कि रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, तो आप बता देंगे नॉमिनल। अब जैसा कि हमने अकाउंट किया, मेरी पिछली वीडियो में +1 की एक वीडियो मैंने डाली, 2-3 वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें अकाउंट्स के बारे में बताया। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। अब बात यह आती है कि किस कंडीशन में हमारे एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं और किस कंडीशन में इनकम और गेन्स होती है जब हम रिवैल्यूएशन तैयार करते हैं। समझ में आ गई? दूसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मान लीजिए आपके पास यहां पे 6 एसेट्स है, कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, मोटर कार है, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी हो सकती है काफी, लैंड है, कोई हो सकती है। ठीक है। अब यहां एडजस्टमेंट में आपको केवल 3 या 4 एसेट्स दी हुई है। कितनी एसेट्स दी हुई है? 3 या 4। तो अभी क्वेश्चन अराइज ये होते हैं हमारे सामने कि कौन सी एसेट्स को हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करें और किस वैल्यू से रिकॉर्ड करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर बताता हूं कौन सी एसेट्स को रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करें और किस तरफ रिकॉर्ड करें और किस वैल्यू से रिकॉर्ड करें। सबसे पहली बात कि हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, हम क्या करेंगे? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि कौन सी एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटी है जिनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आया है। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस लेना है। रिवैल्यूएशन में हमेशा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस लिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि बुक वैल्यू में आपके पास फर्नीचर है 15,000, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हमारे पास हो गई फर्नीचर 10,000। ठीक, ये आपकी बुक वैल्यू, ये आपकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस 15 माइनस 10, तो हमारा रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कितना होगा? 5,000। ये सेकंड टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस रिवैल्यूएशन में लिया जाता है। अब तीसरी बात यह आती है, क्या जो एसेट्स या लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में दी है वो सभी रिवैल्यूएशन में आती हैं? नो। इसका आंसर है नो। केवल वही एसेट्स और लायबिलिटी आपके रिवैल्यूएशन में आएंगी जिनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कुछ चेंज हुआ है। क्योंकि हमें तो ये देखना है कि नए पार्टनर के आने से एसेट्स और लायबिलिटी के जो वैल्यू में डिफरेंस हो उससे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हुई हैं, जिनकी भी वैल्यू थोड़ी सी डिफर हुई है, चाहे वो बुक वैल्यू चाहे मार्केट वैल्यू में जो भी डिफरेंस आया है, केवल और केवल वही एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में ली जाती हैं। सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में नहीं ली जाती। तीसरा टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है नंबर 4 नंबर की बात आती है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूं मैं आपको। नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और किन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 बातें आ गई। सबसे पहली बात,
रेशियो जो इसका प्रॉफिट है या लॉस है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी बात, कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां भी आपके दो एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गई। जो ऑलरेडी हमारे पुराने पार्टनर बैलेंस शीट में हैं उन्हीं पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा। तो ये आपके रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए। अब बात आती है रिवैल्यूएशन को कैसे तैयार किया जाए। देखिए, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट के रूल पे काम करेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है। अब ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। अब कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा, ठीक है। देखिए, यहां लेके चलते हैं आपकी बैलेंस शीट। ये है फर्नीचर, मैं भी बता रहा था आपको 15,000 रुपये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। तो क्या है, बुक वैल्यू। और नीचे जब नया पार्टनर आया उस समय उसकी मार्केट वैल्यू हमने चेक की। मार्केट वैल्यू हमने अगर फर्नीचर की चेक की है तो वो क्या है हमारे पास 10,000 रुपये। हुआ क्या, एक एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है। हमारी एक एसेट्स 15,000 से कितने पा गई 10,000 रुपए की। इट्स मीन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो यदि हमारी कोई भी एसेट्स कम होती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि यह हमारा फर्नीचर 15,000 का था, अब 10 का हो गया तो हमें 5,000 का नुकसान हो गया ना। हम यहां अगर रिकॉर्ड करेंगे तो टू फर्नीचर अकाउंट, अभी मैंने क्या बताया था, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस लेना है आपको। तो यहां कितना आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपये। हुआ क्या, ये मैंने आपको एक आइटम से बता दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स की यदि वैल्यू में कमी आती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक लॉस होता है। ठीक है, दूसरा लॉस कब होता है, देखिए यहां हमारे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर मीन्स वो व्यक्ति जो हमसे पैसे मांगते हैं। हमें पहले क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी कितनी, 20,000 रुपये। आज जब नया पार्टनर आया हमने मार्केट से कंपेयर किया तो हमारे जो क्रेडिटर हैं वो कितने हो गए 28,000 रुपये। कहने का मतलब पहले हमें 20,000 रुपये देने थे, आज हमें कितने देने हैं 28,000 रुपये देने हैं। इसका मतलब 8,000 रुपये की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है उसका नाम क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर है, ठीक है। और 20 से कितने हो गए 28, 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है। 8,000 रुपये की हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी, तो क्या हो गया हमारे लिए लॉस। तो यहां पे क्या लिखोगे, टू क्रेडिटर्स कितना 8,000 रुपये। हुआ क्या, यहां तो हमने लिखा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहां पर जाएगा टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। यदि कोई एसेट्स कम होती है तो और लायबिलिटी बढ़ती है तो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, लॉस। और लॉस कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। क्यों,
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही है, डेबिट। ठीक है। तीसरी बात, यहां पे और क्या चीज आ सकती है, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो पहले से बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, यदि अब लिखनी पड़ जाए हमें, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। तो ये हो गई इसकी डेबिट साइड। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। किसकी बात करते हैं, क्रेडिट। सपोज यहां पे हमारे पास डेटर्स थे 20,000, डेटर्स कितने थे 20,000, नीचे एडजस्टमेंट में आ गए, आपके डेटर हो गए 30,000। पहले आपको मार्केट से कितना पैसा, डेटर्स वही होते हैं जो हमें पैसा देके जाते हैं, जिनको हमने क्रेडिट सेल किए। ठीक है, पहले हमें लोगों से कितना पैसा लेना था 20, आज कितना लेना है 30, डिफरेंस कितना हुआ 10,000 रुपए का हुआ। तो 10,000 रुपए हमें मिलेंगे, हमारी एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई डेटर्स, कितने 10,000 रुपए। इस तरह और भी एसेट्स हो सकती है जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, आप डिफरेंस निकालिए और उस डिफरेंस को मेंशन कीजिए। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स की यदि वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वो हमारे लिए प्रॉफिट में चलेगी, नॉमिनल में। अब इसी तरह आप आ जाइए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, मान लीजिए या बीपी है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल हमारे पास पहले 10,000 रुपए के थे, बिल्स पेबल जिनका हमें भुगतान करना है। आज एडजस्टमेंट में आपको दिया है कि बिल्स पेएबल आपके रह गए 7,000 रुपए के। कितने के रह गए 7। पहले आपको पेमेंट कितने की करनी थी 10, आज आपको पेमेंट कितने की करनी है 7, तो 3,000 रुपए आपके पास बच गए। तो बच गए तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। किसके नाम से, बीपी के नाम से। बिल्स पेबल आप उसी एसेट्स का लिखिए, सॉरी लायबिलिटी का लिखिए, बाई बिल्स पेबल अकाउंट, कितना डिफरेंस कीजिए 10 और 7, 3,000 रुपए। हुआ क्या, एक लायबिलिटी हमारी कम हुई है, एक लायबिलिटी कम हुई है ना। तो लायबिलिटी हम यहां पे क्या लिखेंगे शॉर्ट में याद करने के लिए, बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी आ सकती है XYZ। ठीक है, अब और कौन से सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई, इस तरह से हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आ सकती है जिसका रिकॉर्ड हमने पहले नहीं किया था। तो एसेट्स जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसे जर्नल एंट्री के थ्रू देखते हैं, साथ के साथ जर्नल एंट्री भी करते चलते हैं ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है ना क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आ सकती है आपकी। ठीक, तो आप उस जर्नल एंट्री के थ्रू इसको देखें। देखिए जर्नल एंट्री को देखते हैं, पहले एसेट्स को लेकर चलते हैं। एसेट्स हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमें पता है कि हमारा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, और यदि हम यहां से पढ़ें तो हमें सारी चीज समझ में आ जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नंबर 1 जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 यहां से लो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, 2 डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसकी एंट्री हो गई। अब देखिए दूसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये हो गई एक एंट्री। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड की एंट्री हो गई। तीसरी अगर करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कोई भी हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उस लायबिलिटी का नाम आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का हमारे पास नाम आ जाएगा। तो ये हमारी डेबिट साइड की सारी जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, जनरल एंट्री हो गई। अब बात करते हैं हमारी क्रेडिट साइड की जनरल एंट्री की। देखिए, यदि आप अकाउंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो जनरल एंट्री आपकी यहीं तैयार हो जाती है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो गया क्रेडिट। तो ये डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट तो एक आपको एग्जांपल दिया था मैंने समझाने के लिए, एक्चुअल में है क्या? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट हो सकती है, XYZ, अकाउंट डेबिट, हो गई एंट्री। अब लायबिलिटी को लेके चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, वही आपको यहां पे आ जाएगा, नरेशन लिख देंगे। तो अब देखिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट बीपी, बीपी क्या है हमारे पास? एक लायबिलिटी तो है। तो यहां पे क्या हो गया? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी है वो डेबिट, ये हमारी हो गई। ठीक है, अब देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स किसके क्रेडिट में है? रिवैल्यूएशन। फिर आप इसको पढ़िए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट हो गया क्योंकि नीचे साइड हमारी क्रेडिट होती है। हुआ क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी एक एसेट्स है, या तो लिया हुआ कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स या उस एसेट्स का नाम है, आप उसको लिख दीजिए। यहां पे लिखेंगे हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन के साथ अब ऑब्लिक में कर सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे आ सकता है रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपकी जैसे आपने पोस्टिंग की थी उसके अकॉर्डिंग आपकी जर्नल हो गई। अब बात आती है कि इस अकाउंट को क्लोज करें, उसकी जर्नल एंट्री करें, वो लास्ट हमारे पास मेन है, वो बता देता हूं। मैंने अभी आपको जब टॉपिक शुरू किया उस समय क्या बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा या किस कंडीशन में लॉस होगा वो देखना है। नॉमिनल अकाउंट है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, यदि आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, इट्स मीन इनकम। छोटा सा एक एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां 13 तो लिखा हुआ है या 50 और है, तो ये एक फिगर मान के चलते हैं कि यहां कितने आ गए हमारे पास? 63,000 रुपये। यहां कोई और आइटम है 63 आ गए। अब इधर अगर कम है तो हमें क्या करना है? 63 अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहां मान लीजिए जैसे 13 है और कुछ मान लीजिए, इनका टोटल सबका आ गया 50, तो 63 और ये 50, तो 63 में से 50 को यदि लेस करें कितने बचे हमारे पास? 13,000। तो टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 13,000 रुपये। ये एक फिगर हमने मानी है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि इन सभी का टोटल जहां लिखा है वो 50,000 आ गया। अब देखिए, क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो क्या हो गया? प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट में, तो सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट से होगा क्या? कैपिटल इंक्रीज होगी। अब यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसको क्लोज करना है। तो जिस किसी, मैं आज आपको एक ट्रिक और बता देता हूं, किसी भी अकाउंट को यदि आपको क्लोज करना है, उसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट में चले जाइए, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में चले जाइए, क्लोज हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां क्रेडिट ज्यादा है, इसको क्लोज करना है, डेबिट में आ जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का प्रॉफिट? 13,000 रुपए। लेंगे कौन?
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कैपिटल और करंट कब आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, जिनका रेशियो जो है ओल्ड रेशियो 1:1 है। ओल्ड रेशियो जब बात कर रहा हूं मैं ओल्ड रेशियो, बार बार आपको ओल्ड रेशियो बता रहा हूं। तो 13,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ए हमारा कितना ले लेगा 6,500, बी हमारा कितना ले लेगा 6,500। ठीक है, अब ये तो क्या था हमारे पास प्रॉफिट। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर देते कि हमारे पास डेबिट साइड का जोड़ है 63,000 रुपए। डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे कितने हैं 63,000, और क्रेडिट साइड में मान लीजिए हमारे पास 40,000 हुए। जो भी हमारी इनकम थी, जो भी हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई है या लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, वो सारी कितने की हुई है 40 की। तो 40 से 63 गए तो कितना बच गया हमारे पास 23। इसको क्या बोलेंगे, इफ डेबिट साइड इज एक्सीड और मोर देन क्रेडिट साइड। यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है इट्स मीन लॉस, इट्स मीन लॉस बाय लॉस। तो यहां आपके पास लॉस कितना आ गया 23। लॉस किस कंडीशन में है, जब आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट ज्यादा है, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है। क्लोज करो, क्रेडिट में आ जाओ। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस था, यहां क्रेडिट कर दिया, कितने 23,000। ठीक है, यहां आपकी नरेशन आ जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब ये गया किसमें, वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। वही मान लीजिए ए और बी है, ये तो एक एग्जांपल हमने माने 1:1 ओल्ड रेशियो। अगर उनका ओल्ड रेशियो 1:1 है तो ये 1:1 में चला जाएगा। ठीक है, 11,500 11,500 11,500 11,500। ठीक, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जर्नल एंट्री के हिसाब से, इसके नेचर के हिसाब से, आइटम कहाँ रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, कब रिकॉर्ड करनी है, इसको समझिए। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपके बुक में जितने भी रिवैल्यूएशन दिए हुए हैं, आप पूरा क्वेश्चन करने के बजाय एक बार सारा रिवैल्यूएशन कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सिलेबस टू बी कंटिन्यू आपका इसी तरह से चलता रहेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। थैंक यू।